नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी पंजाब के जालंधर की है। जालंधर के उपनगर लाजपत नगर की कोठी नंबर 141 में करोड़पति बिजनेसमैन जगजीत सिंह लूम्बा अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में उनकी 7 वर्षीय पत्नी दलजीत कौर, 42 वर्षीय बेटा अमरेंद्र सिंह उर्फ टू, उनकी बहू परमजीत कौर उर्फ पम्मी, 20 वर्षीय पोता शानजीत सिंह, छोटा बेटा मंजीत सिंह और पोती आशीष जीत कौर थी। उनकी जगजीत एंड कंपनी नाम की बहुत बड़ी फर्म थी, जिसके अंतर्गत 2 पेट्रोल पंप, सर्विस स्टेशन और एक विशाल मेटल धलाई फैक्ट्री थी, जिसमें कई फर्नस लगे हुए थे। उनके बेटे अमरेंद्र सिंह उर्फ टू उनके साथ कारोबार संभालने में उनकी सहायता करता था। दलजीत कौर भी कभी कभी अपने पति और बेटे की मदद करने के लिए पेट्रोल पंपों पर चली जाती थी। घर के तीनों बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे थे। बड़ा पोता शानजीत सिंह एपीजे कॉलेज जालंधर में पढ़ाई कर रहा था। कुल मिलाकर लूम्बा परिवार सुख शांति से अपना जीवन बिता रहा था। फरवरी 2017 की शाम करीब 4 बजे का समय था। दलजीत कौर अपने ड्राइंग रूम में बैठी थी। उनके साथ उनकी बहू परमजीत कौर उर्फ पम्मी और खुशवंत कौर उर्फ नीतू भी बैठी थी। खुशवंत कौर परमजीत कौर के पति अमरेंद्र सिंह के दोस्त बलजिंदर सिंह की पत्नी थी। खुशवंत कौर में गहरी दोस्ती हो गई थी। इसी वजह से खुशवंत कौर रोज शाम को परमजीत से मिलने उनके घर आ जाया करती थी। दलजीत कौर को पिछले कई दिनों से कमर में दर्द की शिकायत थी। शायद यह उनकी उम्र की वजह से था। हर रोज शाम 4 बजे वह फिजियोथेरेपी करवाने डॉक्टर के पास जाती थी। लेकिन उस दिन खुशवंत कौर के आ जाने की वजह से उन्होंने डॉक्टर के पास जाने का प्लान रद्द कर दिया। तीनों बच्चे रोजाना शाम 4 बजे से 6 बजे तक ट्यूशन पढ़ने चले जाते थे, जिससे आम दिनों में शाम के इन 2 घंटों के दौरान पम्मी घर में अकेली रहती थी। शानजीत कई दिनों से अपनी एक जीप लेने की जिद कर रहा था। माँ की बात सुनकर शानजीत खुश हो गया और उसने जवाब दिया, ठीक है मम्मी। इसके बाद वह अपने छोटे भाई मंजीत को साथ लेकर कार से अवतार नगर की तरफ निकल गया। इधर ड्राइंग रूम में बैठी तीनों महिलाएं चाय की चुस्कियां लेते हुए आपस में बातचीत कर रही थीं। तभी दरवाजे की घंटी बजी। घंटी की आवाज सुनते ही पम्मी ने चाय का प्याला टेबल पर रखा और उठकर दरवाजे की ओर बढ़ी। जब पम्मी के पास चीखने तक का समय नहीं था और वह तुरंत फर्श पर गिर गई। गोलियों की आवाज सुनकर दलजीत कौर घबराकर ड्राइंग रूम से बाहर आईं। जब उन्होंने बहू को खून से लथपथ देखा तो वह जोर से चिल्ला उठीं। उनकी चीख से खुशवंत कौर भी कमरे से बाहर आ गईं। जब उन्होंने पम्मी को मरा हुआ देखा तो दोनों महिलाएं हमलावरों पर झपट पड़ीं। इस अप्रत्याशित हमले से हमलावर घबरा गए। खुशवंत कौर एक हमलावर से भिड़ गईं, जबकि दलजीत कौर ने दूसरे हमलावर को पकड़ लिया, जिसके हाथ में पिस्तौल थी। पिस्तौल वाले हमलावर ने खुद को छुड़ाने के लिए दलजीत कौर पर गोली चला दी। दूसरी ओर दूसरे हमलावर ने खुशवंत कौर को रोकने के लिए अपने हाथ में पकड़ा हुआ पेचकस पूरी ताकत से उनकी गर्दन में घोंप दिया। उसी समय पिस्तौल वाले ने खुशवंत कौर पर भी गोली चला दी, जिससे उनकी भी मौत हो गई। तीनों महिलाओं की हत्या करने के बाद दोनों हमलावरों ने राहत की सांस ली। वे ड्राइंग रूम से निकलकर लॉबी में आए और वहां रखे फ्रिज के पीछे टंगी चाबियों में से एक चाबी उठाई। इसके बाद वे कोठी के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गए। महज 5 मिनट के अंदर वे 3 हत्याएं कर आराम से वहां से फरार हो गए। दूसरी ओर जब शाम 5 बजे के आसपास तू अपने दोनों बेटों के साथ कोठी पर पहुंचा तो उसने मुख्य दरवाजा अंदर से बंद पाया। उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। कोई अनहोनी की आशंका से परेशान होकर उसने अपने बेटों के साथ मिलकर दरवाजा तोड़ दिया। अंदर का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। वे जोर जोर से चीखने लगे और उनके साथ बच्चे भी मदद के लिए चिल्लाने लगे। उनकी चीख पुकार सुनकर पड़ोसी इकट्ठा हो गए। उनमें खुशवंत कौर का बेटा अर्शदीप भी था। जब उसने मां की लाश देखी तो वह फूट फूट कर रोने लगा। पड़ोसियों की मदद से तीनों घायल महिलाओं को पास के एक प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया। पोश कॉलोनी में दिन दहाड़े 3 हत्याएं होने की खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। लोगों में दहशत फैल गई। कोई इसे आतंकवाद से जुड़ी वारदात बता रहा था तो कोई इसे आपसी दुश्मनी का नतीजा मान रहा था। किसी ने तुरंत पुलिस को फोन कर दिया। अस्पताल में डॉक्टर अमनप्रीत सिंह ने जांच करने के बाद
दलजीत कौर और खुशवंत कौर को मृत घोषित कर दिया। चूंकि मामला हत्या का था, इसलिए अस्पताल प्रशासन ने भी पुलिस को सूचना दे दी। परमजीत कौर की हालत बेहद नाजुक थी। उसकी धड़कनें बहुत धीमी हो गई थीं। उसकी जान बचाने के लिए डॉक्टरों ने उसे वेंटिलेटर पर रख दिया। घटना की सूचना मिलते ही थाना डिवीजन नंबर 4 के प्रभारी प्रेम सिख और थाना डिवीजन नंबर 6 के प्रभारी गुरवचन सिझख पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। पहले लाजपत नगर थाना डिवीजन नंबर 6 के अंतर्गत आता था, लेकिन बाद में उसे थाना डिवीजन नंबर 4 में शामिल कर दिया गया। घटना स्थल पर पहुंचने के बाद पुलिस को पता चला कि सभी लोग अस्पताल जा चुके हैं। इस पर थाना प्रभारी ने कोठी पर 2 सिपाही तैनात कर दिए और खुद इंस्पेक्टर प्रेम सिंह के साथ अस्पताल पहुंच गए। वहां डॉक्टर परमजीत घायल को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। आखिरकार रात करीब 9 बजे उसने दम तोड़ दिया। अस्पताल में यह भी पता चला कि तीनों महिलाओं जिन्हें गोली मारी गई थी, उनकी मौके पर ही मौत हो चुकी थी। पुलिस ने उनके शव कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया शुरू की। इसके बाद पुलिस ने 2 के बयान दर्ज किए और उसी के आधार पर भादमवी की धारा 202, 707, 500, 52, 34 और 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। फिर तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए राजकीय अस्पताल भेज दिया गया। चूंकि यह मामला एक करोड़पति बिजनेसमैन के परिवार में हुई 3 हत्याओं का था, इसलिए खबर मिलते ही पुलिस कमिश्नर अर्पित शुक्ला समेत कई पुलिस अधिकारी अपनी टीम के साथ लाजपत नगर स्थित कोठी नंबर 141 पर पहुंच गए। कोठी के ड्राइंग रूम में खून बहला हुआ था। क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम और फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ मौके से साक्ष्य जुटाने में लगे थे। पुलिस अधिकारियों ने जब घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया, तो उन्हें लगा कि ये हत्या लूटपाट के इरादे से नहीं की गई है, क्योंकि कोठी में रखा कीमती सामान अपनी जगह पर सुरक्षित था। ड्राइंग रूम में कुछ कुर्सियां और चाय के बर्तन जमीन पर गिरे पड़े थे, जिससे पुलिस ने अनुमान लगाया कि वहां संघर्ष हुआ होगा। इसके अलावा जिस तरह से हमलावर कोठी के पीछे का दरवाजा खोलकर बाहर निकले थे, उससे यह अंदाजा लगाया गया कि वे लूम्बा परिवार के जानकार रहे होंगे। यह दरवाजा आमतौर पर बंद रहता था और उसकी चाबी फ्रिज के पीछे टंगी होती थी, जिससे केवल परिवार और करीबी लोग ही जानते थे। पुलिस को यह भी महसूस हुआ कि अपराधियों का असली मकसद सिर्फ परमजीत कौर उर्फ पम्मी और उसकी सास दलजीत कौर की हत्या करना था। मगर चश्मदीद गवाह न बचे, इसलिए उन्होंने कोठी में मौजूद खुशवंत कौर को भी मार डाला। पुलिस ने जब टू से पूछताछ की तो उसने बताया कि उनके परिवार की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। इसके बावजूद पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि कोठी में 4 नौकरानियां काम करती थीं। इनमें से 3 सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक बर्तन, झाड़ू, पोंछा और कपड़े धोने का काम करती थीं और फिर अपने घर चली जाती थी। चौथी नौकरानी, जिसका नाम रीतू था, वहां करीब 3 बजे तक घर के कामों में मदद करती थी और फिर चाय बनाने के बाद चली जाती थी। पुलिस ने चारों नौकरानियों और उनके पतियों से गहन पूछताछ की। इसके अलावा उनके पारिवारिक बैकग्राउंड की भी जांच की गई, क्योंकि अक्सर बड़े घरों में होने वाली ऐसी घटनाओं में किसी न किसी नौकर का हाथ होने की संभावना रहती है। लेकिन इसको घटनास्थल से 2 खाली कारतूस मिले थे, जबकि तीनों मृतक महिलाओं पर कुल 7 गोलियां चलाई गई थीं। इसका मतलब यह था कि बाकी 5 गोलियां मृतकों के शरीर में ही रह गई थीं। अगले दिन डॉक्टर चंद्रमोहन, डॉक्टर प्रिया और डॉक्टर राजकुमार की टीम ने तीनों शवों का पोस्टमार्टम किया। एक्सरे और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार दलजीत कौर को कुल 3 गोलियां मारी गई थीं, जिनमें से एक गोली उनके दिल के पास और दूसरी उनके सिर में फंसी मिली। परमजीत कौर को भी 3 गोलियां लगी थीं, जिनमें से एक गोली उसके माथे के बिल्कुल बीचों बीच लगी थी, जबकि दूसरी उसकी खोपड़ी में और तीसरी उसकी बाजू में फंसी हुई थी। इसके अलावा उसके शरीर पर चोटों के 6 निशान भी पाए गए थे। खुशवंत कौर के सिर में एक गोली लगी थी, जो उसकी कनपटी से होकर खोपड़ी में फंस गई थी। इसके अलावा उसकी गर्दन में 16 सेंटीमीटर लंबा एक पेचकस भी घुसा हुआ था। पोस्टमार्टम प्रक्रिया पूरी होने के बाद पुलिस ने तीनों शव उनके परिजनों को सौंप दिए। अंतिम संस्कार में शहर के कई व्यापारी
कमानी पाया के सामान्य लोग और हजारों की संख्या में आम लोग शामिल हुए। पुलिस को इस हत्याकांड के सिलसिले में अमरे ने उसका मोबाइल फोन जब्त कर जांच की, तो पता चला कि उसकी सारी कॉल डिटेल्स पहले से ही डिलीट की हुई थी। इसके बाद पुलिस ने उसका फोन नंबर सर्विलांस पर लगाया और फोन कंपनी से उसकी कॉल डिटेल्स प्राप्त की। जब इन डिटेल्स की जांच की गई, तो पुलिस को कई संदिग्ध नंबर मिले। पुलिस ने टू से उन नंबरों के बारे में पूछताछ की, जिसके बाद इस हत्याकांड की पूरी साजिश का खुलासा हो गया। महज 24 घंटे के अंदर मामले को सुलझा लेने के बाद पुलिस अधिकारियों ने राहत की सांस ली। इस हत्याकांड की साजिश में शामिल तेजेंद्र कौर उर्फ रूबी नाम की महिला की गिरफ्तारी के लिए एक टीम फगवाड़ा भेजी गई। उसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस कमिश्नर अर्पित शुक्ला ने उसी शाम एक प्रेस वार्ता बुलाई और पत्रकारों को बताया कि लाजपत नगर में हुए इस 3 हरे हत्याकांड के पीछे कोई और नहीं, बल्कि अमरेंद्र सिंह उर्फ टू और उसकी प्रेमिका तेजेंद्र कौर उर्फ रूबी ही थे। जब इन दोनों आरोपियों को पत्रकारों के सामने पेश किया गया, तो उन्होंने खुद ही हत्या की पूरी कहानी बयान कर दी। इस चौंकाने वाले हत्याकांड की जो सच्चाई सामने आई, वह बेहद चौंकाने वाली थी। दरअसल जगजीत सिंह लूम्बा की कंपनियां बहुत तेजी से तरक्की कर रही थीं। वह एक बड़े बिजनेसमैन थे और समाज में उनकी एक खास पहचान थी। अमरेंद्र सिंह उर्फ टू और उसकी पत्नी परमजीत कौर के बीच काफी गहरा प्रेम था। टू और जगजीत सिंह हर दिन सुबह एक साथ घर से निकलते थे। जगजीत सिंह का ज्यादातर समय उनके पेट्रोल पंपों पर गुजरता था, जबकि टू स्वतंत्र रूप से फैक्ट्री संभालता था। दोनों ने अपने अपने काम अलग अलग बांट रखे थे, लेकिन पूरे कारोबार का हिसाब किताब जगजीत एंड कंपनी में ही होता था। लूम्बा परिवार के बर्बाद होने की शुरुआत तब हुई जब साल 2013 में तेजेंद्र कौर उर्फ रूबी ने जगजीत एंड कंपनी में हेड अकाउंटेंट के रूप में नौकरी शुरू की। इससे पहले उसी कंपनी में उसका पति सुखजीत बतौर कैशियर काम करता था। रूबी केवल नाम से सुखजीत सिंह की पत्नी थी, क्योंकि वह अपनी जिंदगी के हर फैसले खुद लेना पसंद करती थी। वह किसी के दखल को बर्दाश्त नहीं करती थी और पूरी तरह से स्वतंत्र विचारों वाली महिला थी। कॉलेज के समय से ही उसने ठान लिया था कि उसे भारत छोड़कर विदेश जाना है, खूब पैसे कमाने हैं और अपनी जिंदगी का आनंद लेना है। अपने इस सपने को पूरा करने के लिए वह कोई भी कीमत चुकाने को तैयार थी, लेकिन विदेश जाने के लिए उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। आखिरकार उसने स्कॉलरशिप के सहारे ऑस्ट्रेलिया जाने की योजना बनाई। उसने 12वीं कक्षा के बाद कंप्यूटर एजुकेशन में डिप्लोमा किया और फिर साल 2009 में आईएल्ट्स की परीक्षा दी। इस परीक्षा में उसका स्कोर बैंड 5.5 आया, जो अंग्रेजी के मामूली उपयोगकर्ता के स्तर का होता है। कम स्कोर की वजह से उसे ऑस्ट्रेलिया का वीजा नहीं मिला, लेकिन उसने हार नहीं मानी और दोबारा परीक्षा दी। इस बार उसे 6.5 स्कोर मिला, जो सक्षम उपयोगकर्ता के स्तर का होता है। हालांकि उसे विदेश जाने के लिए कम से कम 7 बैंड की जरूरत थी। फिर भी वीजा नहीं मिलने की वजह से उसका सपना अधूरा रह गया। इसी बीच उसकी शादी सुखजीत सिंह से हो गई। सुखजीत एक सीधा साधा और ईमानदार इंसान था, लेकिन रूबी उसे ज्यादा महत्व नहीं देती थी। दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते थे और सुखजीत झगड़ों से बचने के लिए चुप रहता था। दोनों जालंधर के सोडल चौक पर किराए के मकान में रहते थे, लेकिन रूबी ने अपने विदेश जाने के सपने को कभी नहीं छोड़ा। वह ऐसे व्यक्ति की तलाश में थी जो उस पर खूब दौलत लुटाए और उसके सपने पूरे कर सके। इसी दौरान उसे एक अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिल गई। वह झगड़ी तैन कंपनी में काम करने लगी और उसने इस नौकरी को अपने सपनों को पूरा करने का जरिया बना लिया। वहीं उसकी मुलाकात अमरिंदर सिंह उर्फ टू से हुई। पहली ही मुलाकात में टू रूबी का दीवाना हो गया। रूबी भी जल्दी ही ये समझ गई कि उसके बॉस की नजरें उस पर टिकी हैं। यही तो वह चाहती थी, एक ऐसा आदमी जो उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हो। टू किसी भी कीमत पर रूबी को पाना चाहता था, इसलिए उसने उसे अपनी निजी सचिव बना लिया। अब रूबी लगभग हर समय टू ने रूबी को खुश करने के लिए जालंधर के रामा मंडी इलाके में एक आलीशान कोठी खरीद ली और उसकी चाबी रूबी को देते हुए कहा, यह कोठी तुम्हारे लिए है, आज से तुम यहां रहोगी। रूबी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उसने सोचा भी नहीं था कि टू इतनी जल्दी उसकी मुट्ठी में आ जाएगा। उसी शाम जब वे दोनों नई कोठी में थे, टू ने अपने प्यार का इजहार कर दिया। रूबी को लगा कि उसकी मनचाही मुराद पूरी हो गई।
यही वह दिन था जिसका उसे बेसब्री से इंतजार था। दोनों ने अपनी इच्छाएं पूरी की और इसके बाद रूबी अपने पति को छोड़कर टू द्वारा दी गई कोठी में रहने लगी। अब टू भी अपना ज्यादातर समय रूबी के साथ उसी कोठी में बिताने लगा। घर पर काम का बहाना बनाकर वह रूबी की बाहों में पड़ा रहता था। 3 साल कैसे बीत गए, किसी को पता ही नहीं चला। ना ही किसी को यह भनक लगी कि टू और रूबी के बीच अवैध संबंध चल रहे हैं। लेकिन कहा जाता है कि अवैध संबंध ज्यादा समय तक छिपे नहीं रहते। आखिरकार दिसंबर 2016 में परमजीत कौर को अपने पति और रूबी के बीच के नाजायज रिश्ते के बारे में पता चल गया। जब उसने इस बारे में अपने पति से पूछा तो उसने साफ इनकार कर दिया। लेकिन परमजीत के पास इस बात के ठोस सबूत थे। उसने यह बात अपनी सास दलजीत कौर को बताई। फिर एक दिन परमजीत अपनी सास दलजीत कौर और ननद को साथ लेकर रामा मंडी वाली कोठी पर पहुंची। जहां रूबी मौजूद थी, तीनों ने मिलकर रूबी को खूब खरी खोटी सुनाई और बेइज्जत किया। इसके बाद उन्होंने उसे कोठी से बाहर निकालकर लगा दिया। जब टू को इस घटना का पता चला तो वह बहुत गुस्सा हो गया। वह सीधे घर आया और अपने परिवार वालों से लड़ने लगा। उसने अपने पिता जगजीत सिंह से साफ साफ कह दिया कि वह अपनी पत्नी पम्मी से तलाक लेना चाहता है और रूबी से शादी करके उसे इस घर की बहू बनाएगा। यह सुनकर जगजीत सिंह गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने बेटे को डांटते हुए कहा, क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? इस उम्र में ऐसी पागलों जैसी बातें कर रहा है। अपनी बीवी और बच्चों के साथ शांति से रहे। जगजीत सिंह और दलजीत कौर ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन टू पूरी तरह रूबी के मोह में फंसा हुआ था। वह किसी भी हाल में उससे दूर होने के लिए तैयार नहीं था। जब यह बात टू की ससुराल और बाकी रिश्तेदारों को पता चली तो वे सभी उसके घर आ गए। उन्होंने टू को फटकार लगाई और समझाने की कोशिश की। बड़े बुजुर्गों के दबाव में आकर उस समय तो मामला शांत हो गया, लेकिन टू के मन में अब भी एक ही बात चल रही थी। वह किसी भी हाल में पम्मी से पीछा छुड़ाना चाहता था ताकि रूबी से शादी कर सके। उसे अच्छी तरह पता था कि एक घर में दो औरतें नहीं रह सकती। जब तक पम्मी उसके जीवन में रहेगी तब तक वह रूबी को इस घर की बहू नहीं बना सकता। टू के पेट्रोल पंप पर कुछ समय पहले गांव धिलवा का रहने वाला विपिन नौकरी करता था। वह अपराधी प्रवृत्ति का था और उसके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज थे। एक दिन टू की रास्ते में विपिन से मुलाकात हो गई। उसने अपनी गाड़ी रोकी और विपिन को बैठा लिया। बातचीत के दौरान टू ने अपने और रूबी के रिश्ते की बात बताई और कहा, पम्मी के रहते हुए मैं रूबी को अपना नहीं बना सकता। तू बता, इसका क्या इलाज हो सकता है? विपिन को पहले तो समझ नहीं आया। उसने कहा, इस मामले में ले लो। लेकिन टू ने झट से जवाब दिया, पम्मी का एक सीधा साधा इलाज है। विपिन ने हैरानी से पूछा, क्या इलाज? टू ने ठंडे स्वर में कहा, पम्मी को खत्म कर दे। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। विपिन अब पूरी बात समझ चुका था। उसने कहा, ठीक है, हटा देते हैं रास्ते से, लेकिन ये काम मैं अकेला नहीं कर सकता। मुझे किसी और आदमी की जरूरत पड़ेगी। फिर उसने टू से पूछा, बदले में कितने पैसे मिलेंगे? टू ने जवाब दिया, पहले तू आदमी का इंतजाम कर, फिर पैरों की बात करेंगे। अगले ही दिन विपिन ने गांव सरहाल केला चबेवाल निवासी अमृतपाल को टू से मिलवाया। अमृतपाल का बड़ा भाई विदेश में नौकरी करता था और वह खुद भी मलेशिया में काम कर चुका था। 9 साल वहां नौकरी करने के बाद वह 6 महीने पहले ही अपने घर लौटा था। यहां आकर उसने पेट्रोल पंप के शेड बनाने का काम शुरू कर दिया था। अमरेंद्र सिंह उर्फ संटू की मुलाकात विपिन से हुई थी। अमृतपाल एक ईमानदार और साफ सुथरी छवि वाला व्यक्ति था, लेकिन पैसों के लालच में आकर उसने इस काम के लिए 15 लाख रुपये मांगे। काफी बातचीत और सौदेबाजी के बाद यह रकम घटकर 8 लाख रुपये तय हुई। टू ने उसी समय विपिन को एडवांस में कुछ रुपये दे दिए। इन पैसों का इस्तेमाल करके विपिन और अमृतपाल उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद गए। वहां से उन्होंने किसी व्यक्ति से एक पिस्तौल और गोलियां खरीदी। दरअसल टू ने अपनी पत्नी परमजीत कौर उर्फ पम्मी की हत्या करवाने का फैसला कर लिया था। यह फैसला उसने अपनी प्रेमिका रूबी के कहने पर लिया। हत्या की योजना बनाने के बाद टू ने विपिन और अमृतपाल को अपने घर का पूरा नक्शा समझाया। उसने यह भी विस्तार से बताया कि उन्हें कोठी के अंदर कैसे दाखिल होना है और हत्या को कैसे अंजाम देना है।
साथ ही उसने यह भी समझाया कि हत्या के बाद घर के पिछले दरवाजे की चाबी जो फ्रिज के पीछे टंगी होती थी से ताला खोलकर वहां से बाहर निकल जाना है। टू ने अपने घर के सभी सदस्यों के बारे में पूरी जानकारी भी दोनों को दे दी थी। उसने यह भी बताया कि किस समय कौन सदस्य कहाँ मौजूद रहता है। हत्या करने के लिए टू ने शाम 4 से 5 बजे का समय तय किया, क्योंकि उससे पता था कि उस वक्त परमजीत कौर कोठी में अकेली होगी। 21 फरवरी 2017 को संटू की योजना के अनुसार विपिन और अमृतपाल उसकी कोठी नंबर 141 पर पहुंचे। उन्होंने घर में लगे सीसीटीवी कैमरों के कनेक्शन यह कहकर काट दिए कि टू ने कहा है कि अब पुराने कैमरों की जगह नए और आधुनिक कैमरे लगाए जाएंगे। इस बहाने उन्होंने कोठी के अंदरूनी हिस्से का पूरा जायजा ले लिया। अगले दिन 22 फरवरी 2017 को वे फिर से कोठी पर गए और वहां रखा डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर और मॉनिटर भी अपने साथ ले गए। 23 फरवरी 2017 की शाम करीब 4 बजे दोनों दोबारा कोठी पर पहुंचे और अपनी योजना के अनुसार हत्या को अंजाम दिया। फिर वे चुपचाप वहां से निकल गए। शुरुआत में उनकी योजना केवल परमजीत कौर उर्फ पम्मी की हत्या करने की थी, लेकिन हालात ऐसे बन गए कि उन्हें दलजीत कौर और खुशवंत कौर की हत्या करने के लिए भी मजबूर होना पड़ा। संटू को इस बात का अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि उसकी मां भी इस घटना में मारी जा सकती है। वह अपनी मां से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसे इस घटना का गहरा पश्चाताप हूं। पूछताछ के दौरान वह अपनी मां को याद कर बार बार रोने लगता था। उसे इस बात का बहुत अफसोस था कि उसकी गलत आदतों और जिद के कारण उसका पूरा परिवार खत्म हो गया। इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद विपिन और अमृतपाल फरार हो गए। उनकी तलाश में पुलिस की एक टीम दिल्ली और गाजियाबाद भी गई, लेकिन वे पुलिस के हाथ नहीं लग सके। आखिरकार पुलिस ने अमरेंद्र सिंह उर्फ दो और तेजेंद्र कौर उर्फ रूबी को गिरफ्तार कर लिया और न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद किसी को दुखी करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क और जागरूक करना है। हमारा उद्देश्य है कि आप इस जानकारी से कुछ सीखें और सावधान रहें। इस पूरी घटना पर आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, यह भी ज़रूर लिखें। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आगे भी इसी तरह की ज़रूरी जानकारी मिलती रहे।